बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है। ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, वो किया आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम उसमें आया हो, कोई इशू हो, वो शेयर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन थे, एक तो मोस्टली थ्योरेटिकल से ही था। जी मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एग्जांपल नंबर 10 में बी पार्ट में सर वो कहता है कि जो वो मोबाइल और सर्विस दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट में उसकी पेमेंट एडवांस ले लेता है। और फिर सर वो रिक्वायर्ड ये करता है कि 2017 जो एंडिंग पीरियड है ईयर है उसकी वो एडजस्टिंग एंट्रीज आप शो करें। हाँ। सर वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में सिर्फ उतनी अमाउंट शो कर रहा है जितना कि उस ईयर का रेवेन्यू बनता है। सर उसको जो अगले 10 माह की सर्विस का भी एडवांस मिला है वो भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर में ऐड करके और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को शो नहीं करना चाहिए था साथ। आप ये कह रहे हैं कि 2017 के शुरू में उसने एडवांस ले लिया? जी सर। जो 17 और 18 के लिए है? जी सर। और सर वो? शुरू में नहीं लिया हाँ। सर, वो मंथ में लेता है। नवंबर में उसको मिलती है वो, और नवंबर से फिर आगे 1 ईयर तक वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ये चलता है। 2 मंथ आगे नवंबर और दिसंबर के, और फिर नेक्स्ट ईयर के 10 माह भी आ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट ईयर है, आप 2017 वो 2 महीनों वाला साल है? जी सर, 2 महीने वो कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो मोबाइल के पैसे एट अ पॉइंट जो हाँ नहीं, ऑब्लिगेशन है वो तो फुलफिल हो गई है। बिल्कुल सही है। और सर उसके बाद वो 1 ईयर की सर्विस देता है उन्हें, उसके भी वो उसने जो पैसे हैं वो एडवांस ले लिए हैं। वो जो 1 ईयर की सर्विस है उसमें से जो 2 मंथ्स हैं वो तो इस ईयर में आ गए, नवंबर भी और दिसंबर भी। उसके बाद जो सर 10 मंथ उसके जो रहते हैं उसने उसके पैसे भी लिए हैं, लेकिन वो जो सिर्फ एंट्री शो करता है वो जितना उसका इस ईयर में रेवेन्यू बन रहा है वो सिर्फ एडवांस फ्रॉम कस्टमर में उतनी ही पेमेंट वो शो कर रहा है। उससे वो भी रेवेन्यू जो उसने कैश कलेक्ट कर लिया एडवांस वो भी उससे सर इसमें ऐड मेरा करके ख्याल और है साथ। मेरा ख्याल है कि वो आपसे एंट्री पूछ रहा है कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। निकालो जरा, सवाल क्या है, पढ़ो जरा। सर वो सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पूछ रहा है इन अकॉर्डेंस विद। एक ठीक है, मिनट, रेवेन्यू के बारे में ही पूछ रहा है सर। देखो ना, उसने रेवेन्यू के बारे में पूछा सिर्फ कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, आपकी जी अंडरस्टैंडिंग सर। बिल्कुल सही है, लेकिन उसने सारी एंट्रीज नहीं पूछी, उसने रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एंट्री पूछी है। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके। और जी? ठीक है सर। सर और क्वेश्चन नंबर 11 में था जी। सर उसने ऑप्शन दिए हैं 2 के, या तो इमीडिएट पेमेंट है 200,000, या ऑप्शन 2 में है कि वो हर साल के आखिर में 1,10,000 उसे दे दे। सर अगर ऑप्शन 2, अगर हम ना जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना ऑप्शन 1 का 2 लाख का, उसने साथ डिस्काउंट रेट भी दिया है। सर हम उसमें ईयर एंड में 1,10,000 रेवेन्यू पुट कर लेते हैं। सर क्या ये हम ऑप्शन 2 में देखते हुए ऐसे कर रहे हैं कि 1,10,000 एक साल का रेवेन्यू बनेगा? हाँ हाँ, ऐसे ही है। वो इसके अंदर कंफ्यूजन है कि वो ऑप्शन 1 के अंदर तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके। एक्चुअली वो दोनों दोनों जो इंफॉर्मेशन ऑप्शन है वो इंटर रिलेटेड है। कि ऑप्शन 1 के अंदर ये कैसे पता चला कि इतना उसका रेट है, वही रेट यूज होना है। एक्चुअली वो डिस्काउंट रेट यूज होके वो ऑप्शन 2 की इंफॉर्मेशन को बेस करके ही वो एंट्री की गई है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। वेरी गुड। इसमें बच्चे ने लगता है कि अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, रिसर्च की हुई है। चलो जी, क्लोज करो जी, आगे चलते हैं। नहीं नहीं, हम तो बहुत आगे हैं भाई, हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ये भी सारी कर ली स्टैंडर्ड वाली, चैप्टर हमारा खत्म होने को है। एक मिनट, टेक ये हमने कर लिया। एक मिनट, आहिस्ता चलो ना यार, पीछे जाओ। हैं? ये भी हमने कर लिया। हाँ, ये भी हमने, इसी की वो बात कर रहे हैं ना, ये भी हमने कर लिया। यहाँ पर ये 110 बस। क्यों जी, हमने
एग्जाम्पल नंबर 12 से शुरू करना है जी, प्लीज जरा गाइड कीजिएगा। कोई हैंड रेज करके बता दे मुझे हमने कहाँ से स्टार्ट करना जी। जी सर, एग्जांपल नंबर 12। ओके ओके ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, Piloto Limited sells industrial chemicals at following स्टैंड अलोन प्राइसेस। ये उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं, दी हुई हैं, ठीक है। PL regularly sells a carton each of C2 and C3 together for ₹170,000। यानी C2 और C3 की जो स्टैंड अलोन प्राइस है इकट्ठे की, वो कितनी है? वो 170 है। ये उनकी इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल उनकी ये है। और जब वो बंडल में बिकती हैं तो वो 2 लाख की बजाय उनकी प्राइस स्टैंड लोन कितनी है? 170 है। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट इन केस PL ऑफर्स टू सेल 1 कार्टन ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ 260,000। ठीक है, वो कहता है जी 260,000 की जो अगर हम मतलब एक बंडल बेचते हैं, ठीक है, तो बताएं हर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो कितनी है। ठीक है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट को हमने उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो एलोकेट करनी है। तो आपको याद है हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ वो एग्जामिनेबल एग्जांपल थी जिसके अंदर ऐसा बताया गया था कि ईच प्रोडक्ट हो और अगर उसकी स्टैंड लोन प्राइस बंडल की हो तो हमने उसको किस तरह से करना है। ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये स्टैंड लोन प्राइस का कॉलम हमने बना लिया। तीनों की स्टैंड लोन प्राइस मैंने यहाँ लिख दी, 1,90,000, 1,10,000, कुछ भी नहीं है। मैंने ये वाला डाटा जो है ना, इसका एक कॉलम यहाँ बना के इधर इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब क्या करना है? फर्स्ट एलोकेशन करनी है हमने। फर्स्ट एलोकेशन के अंदर हमने जो प्रोडक्ट C1 है उसको हमने इग्नोर करना है और हमने पहले जो 2 बंडल वाली चीजें हैं उसको हमने उसके एलोकेशन कर देनी है। वो किस तरह से करनी है? वो इसने यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है कि 13,500 और 16,500, टोटल कितना बना? 30,000। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली हमारे पास इसकी जो टोटल प्राइस आ रही है, इंडिविजुअल प्राइस थी वो 1,70,000 थी दोनों की। दोनों को जब मैं इनको बेचता हूँ तो वो कितने की बनती है? 1,70,000 की। अगर हम इसको बंडल में स्टैंड, और अगर इंडिविजुअल इनकी प्राइस देखते हैं तो वो बनती है 2 लाख। तो अल्टीमेटली ये देखें, ये जो 90,000 है डिवाइडेड बाय 200,000। 200,000 क्या है? 200,000 बेसिकली इनकी इंडिविजुअल प्राइसेस का कम्बिनेशन है। ये 90 लाख और जमा 1,10,000। ठीक है, ये कितना बना? 2 लाख। तो मैंने क्या करना है? मैंने सबसे पहले इसकी एलोकेशन करनी है कि ये इनकी 2,10,000 नहीं सॉरी 2 लाख माइनस में करूंगा इनकी जो पेयर रेगुलरली सेल, इनकी जो प्राइस है वो कितनी बनती है? 1,70,000। ठीक है जी, तो बाकी जो प्राइस बचती है वो कितनी बची? 30,000। यानी मेरे पास अगर ये एक एक करके प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये 2 लाख की बिकती हैं, लेकिन अगर मैं इनको दोनों को इकट्ठा करके बेचता हूं तो 1,70,000 की बिकती है। तो मैंने ये जो 30,000 का डिस्काउंट आया है मैंने उसकी एलोकेशन करनी है। 30,000 का डिस्काउंट कैसे बना कि इनको मैं इंडिविजुअली बेचता हूं तो 2 लाख की बिकती हैं, लेकिन मैं नॉर्मली इन्हें इकट्ठा बेचता हूं और 170 की बिकती हैं, तो 30,000 का डिस्काउंट है। अब इस 30,000 के डिस्काउंट की एलोकेशन मैंने करनी है। वो किस तरह करूंगा? 30,000 का डिस्काउंट है कितने के ऊपर? हमारे पास 2 लाख के ऊपर। ठीक है, और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जो मेरी इंडिविजुअल प्राइसेस हैं उसके ऊपर कितना डिस्काउंट होगा। 90,000 के ऊपर कितना डिस्काउंट होगा? ये निकला है क्योंकि ये इसकी इंडिविजुअल प्राइस। ठीक है, कि प्रोडक्ट C2 का डिस्काउंट निकल आया C2 का, और इसी तरह C3 का डिस्काउंट कैसे निकलेगा? वही 30,000
ठीक है, डिवाइडेड बाय 200,000, ये करने की जरूरत नहीं है, इनटू उसकी ड्यूअल प्राइस कितनी है, 1,10,000। ये जो इसने यहाँ ये वाली कैलकुलेशन, ये कंफ्यूजिंग बच्चों को करती है। मतलब मैंने 30,000 के डिस्काउंट को तकसीम करना है कि 2 लाख में से डिस्काउंट मिलता है 30,000, तो 90,000 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, टोटल डिस्काउंट है ना 30,000, तो मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डिस्काउंट निकालना है। तो कितना बना जी, इसका बना 13,500 और इसका बना 16,500, 16,500। तो डिस्काउंट ऐसे एलोकेट हो गया, 13,500 इसका डिस्काउंट है, ये रहा ये, और 16,500 ये इसका डिस्काउंट है, नीचे सारी कैलकुलेशन दी हुई है, और ये टोटल लगा हुआ है, ये टोटल कॉलम था, ये डिस्काउंट का टोटल है। ओके, अब हम क्या करें, अब प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितनी होगी, इसकी होगी 1 लाख, इसकी 90,000 में से डिस्काउंट निकाला, इसका डिस्काउंट था, ये माइनस किया, तो ये हो गया 76,500, और फिर इसका अमाउंट थी 1,10,000, उसमें से इसका डिस्काउंट निकाला, 1,10,000 में 16,500 निकाला, ये कितना हो गया 93,500। अब इनकी इस हिसाब से स्टैंड लोन प्राइस कितनी होगी, पहला डिस्काउंट 2 प्रोडक्ट, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बंडल में बिकती हैं, उनका डिस्काउंट अलग है, सारा डिस्काउंट इकट्ठा नहीं था। अगर सारा डिस्काउंट इकट्ठा होता तो मैं सारी ही की एलोकेशन ऐसे कर देता जैसे ये मैंने C2 और C3 की हुई है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो टोटल इसकी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, यानी C2 C3 के डिस्काउंट के बाद जो इसकी बंडल प्राइस बनी, वो कितनी बनी, 2,70,000। ठीक है, अब हमारे पास ये कितने का बिक रहा है, 2,60,000 का। ठीक है, अब इसकी स्टैंड लोन प्राइस डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद 2,70,000 बनी, और हम जो हमारी इस वक्त ट्रांजैक्शन है वो 260 में हुई है, लिहाजा 10,000 का डिस्काउंट हो गया। अब इस डिस्काउंट की एलोकेशन मैंने करनी है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 10,000 का डिस्काउंट है, ये C1 प्रोडक्ट में देखें, 10,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000, ठीक है, इनटू 1 लाख के ऊपर डिस्काउंट कितना होगा, ये रहा। ठीक है, पहले का डिस्काउंट निकल आएगा, और प्राइस भी निकाल दी है फिर हमने। ठीक है, इसी तरह ये 10,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000, और अब इसकी प्राइस कितनी होगी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, 76,500 इनटू 76,500, ये डिस्काउंट निकल आएगा, ये डिस्काउंट निकल रहा है अभी। ठीक है, और फिर C3 की अब का डिस्काउंट कितना हो गया, उस 10,000 में से उसका शेयर कितना है, 10,000, ये C2 और ये C3, 10,000 डिवाइडेड बाय वही 2,70,000 इनटू इसकी स्टैंड लोन प्राइस अब पहले डिस्काउंट के बाद कितनी बनी, 93,500, 93,500, इसका डिस्काउंट निकल आया। कितना डिस्काउंट निकला जी, इसका 3,704, इसका निकला 2,833, और इसका निकला जी 3,463, 3,463। ये तीनों डिस्काउंट को जमा करके चेक करना है कि ये 10,000 ही बनता है। ठीक है जी, ये डिस्काउंट आ गया। अब प्राइस कितनी कितनी आ गई, उनकी ओरिजिनल प्राइस ये है 1 लाख, माइनस इसका डिस्काउंट, ये माइनस किया, बराबर ये हो गया 96,296। इसकी प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट के बाद इतनी बनी, इसमें से माइनस किया हमने ये, और इसकी प्राइस बन गई इतनी। इसके फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस इतनी बनी, इसमें से हमने माइनस किया ये, और इसकी प्राइस जो है वो इतनी बन गई। लिहाजा ये तीनों प्राइस C1 C2 C3 की निकली, इनका टोटल आप देख लें 2,60,000 आता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी, और इस तरह का क्वेश्चन दोबारा भी पूछा, पीछे जाओ। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती, ये वाली इंफॉर्मेशन ना दी होती, ये जो मैं भी इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन ना दी होती तो फिर क्या होना था। ठीक है, फिर क्या होना था, फिर ये होना था
कि मेरा जो टोटल प्राइस इस वक्त ये कितनी बन रही है, 3 लाख। स्टैंड लोन प्राइस का टोटल कितना बन रहा है, 3 लाख। और बंडल की प्राइस का टोटल कितना बन रहा है, 2,60,000। शीट निकालो जी। हमें क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे लिखूंगा टोटल ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। जब बंडल नहीं है, बंडल है फिर जैसे मैंने कर दिया वैसे है, जो सोल्यूशन किया हमने। तो ये कितना बना, 3 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 2,60,000। ये हमें कब करना पड़ता है, जब तीनों प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो और हमने उनका अलग-अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड करना हो। तो ये कितना बना जी, डिस्काउंट बना 40,000। ठीक है जी, ओके। अब हमने प्रोडक्ट C1 इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। 3 लाख में से डिस्काउंट है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2,60,000 में इसका डिस्काउंट जो है, ये 40,000 टोटल बन रहा है ना हमारा। पीछे जाओ जरा। तो इनकी जो इंडिविजुअल प्राइसेस थी वो कितनी होगी, वो ये है ना, 1 लाख के ऊपर 90,000 और 1,10,000 के ऊपर। चलो वो कैलकुलेट करना है। ये प्रोडक्ट कितनी थी, 1 लाख की थी। 1 लाख, इसका डिस्काउंट इतना बना, यानी 3 लाख का टोटल डिस्काउंट 40,000 है, तो उसमें से 1 लाख वाली प्रोडक्ट का डिस्काउंट कितना हुआ, 13,333। ठीक हो गया, ये डिस्काउंट आ गया और ये प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब प्राइस क्या हुई, 1 लाख में से इसमें से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो प्राइस आ जाएगी। करो जी, कितना माइनस होगा, 86,663। ओके, फिर आ गया जी C2, 40,000 का डिस्काउंट है 3 लाख के बंडल पे, उसमें से 90,000 दूसरी प्रोडक्ट, 90,000 वाली प्रोडक्ट का डिस्काउंट कितना होगा, ये कितना निकला जी, 12,000। तो प्राइस इसकी कितनी होगी, 90 माइनस 12, 78। ओके, फिर आ गया जी C3, 40,000 का डिस्काउंट। ये कोई डिस्काउंट फैक्टर भी बचा निकाल सकता है कि दफा 40/3 लाख करके, 3 लाख इनटू वो इंडिविजुअल कितनी उसकी प्राइस 110। कितना है जी ये डिस्काउंट, 14,667 कर देते हैं, 667। ठीक है जी, तो इसकी प्राइस डिस्काउंटेड कितनी आ गई, 1,10,000 माइनस 14,667, 95,333। ओके, लो जी, अब इसका टोटल करके देखें आप कि डिस्काउंट का टोटल बनना चाहिए 40,000 और प्राइसेस कितनी बन गई जी, हमने ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ना हर एक का, ये और ये कितना बना है, 3 रुपए का फर्क आ रहा है ना, वो राउंडिंग में हमारा हो गया, यहीं पर हो गया। इसको आप, ये 63 है ना, तो इसको आप 37 कर दें। ठीक है जी, 2 लाख कितना बन गया, 60,000। ये आपकी प्राइस आ गई। तो जब आप, अब बाकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, जब इस प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगे तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, C2 की करेंगे तो ये करना है, C3 की करेंगे तो ये करना है। आमतौर पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे प्राइस एलोकेशन करवाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आपने घर जाके इसको जैसे किया हुआ है, मतलब बंडल का डिस्काउंट होगा तो फिर डिस्काउंट 2 फेजेस में कैलकुलेट होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बुक में हुआ है। और अगर हम इंडिविजुअल
मतलब बंडल नहीं होगा, सबके ऊपर डिस्काउंट देना है तो फिर इस तरह होगा। तो ये क्वेश्चन फ्यूचर में ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलें जी, कितने लोग, कितने लोग, अब आप देखिए ना, ये ऐसी मुश्किल चीजें ऐसे थोड़ी बंदे को समझ आ जाएगी। चलें ठीक है, क्या कर सकते हैं, आगे चलो। ये आगे आगे जी, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ECL has entered into a contract with Kashif Builders for construction of a residential project, including supply of construction material, architectural services, engineering, and site clearance. ECL and its competitors provide such services separately also. इसमें भी वो कहता है कि जी ये सेपरेटली भी सर्विस होती है, लेकिन इसके अंदर हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों अलग-अलग क्वेश्चन है। इसकी पहले रिक्वायरमेंट, इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ हायर सेफ्टी इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, डिस्कस वेदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है जी, चलें जी आगे। अब ये हमने सारी जो थ्योरी के अंदर आगे हमने जो पढ़ा है थ्योरी के अंदर कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को किस तरह से हमने डिस्टिंक्ट करना है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है, ये हमें पता है। either a good or service or a bundle of service that is distinct। ठीक है, a series of distinct, ये सारी थ्योरी उसने पहले आपको जो पीछे, a good or service is distinct if both of the following criteria are met। the customer can benefit from the goods or service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer। the entities promise to transfer the goods or services is separate identifiable from other promise in the contract। ठीक है, तो कहता है कि जी तब जाके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर द। तो ये वाली जो ऑब्लिगेशन है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये सारी की सारी जो है इसको हमने कलेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जी ये काम कर दें, ये काम ये हम किसी और से करा लेते हैं, ये किसी और से करा लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो हैं ये पूरी हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, आगे चलो जी, इस पीछे जाना जरा, आगे आगे आगे। ये देखिए, the different services being performed under the contract are separately identifiable, but the customer cannot benefit from the services separately from the other based on the ECL should account for services in the contract as a single performance obligation। ठीक है, आइडेंटिफाइबल हैं सर्विसेज, लेकिन मैं उससे बेनिफिट, पीछे पड़ा है ना कि उससे मैं अलग से बेनिफिट ले सकता हूं, तो वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मैं इन सब से अलग बेनिफिट नहीं ले सकता, ये सारी सर्विसेज इकट्ठी होंगी तो मैं उनका बेनिफिट ले सकता हूं। लिहाजा जब इस तरह की कोई कंडीशन लग जाए तो फिर वो टोटल काम जो है वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाएगा। ठीक है जी, तो आगे चलें जी, उसका बी पार्ट क्या है। In view of the requirement of higher safety and revenue from customer with the discuss whether ये तो हमने कर लिया। आगे आगे जी बी पार्ट ये वाला। E-Solution Limited, a software developer, entered into a 2 years contract with a customer to provide software license including future software updates and post implementation support services। the software license would remain functional even if the updates and post implementation support services are discontinued। ठीक है, कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस वुड रिमेन फंक्शनल इवन इफ द अपडेट एंड सपोर्ट फंक्शन आर डिसकंटिन्यूड। इससे ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिविजुअली यूज हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी उन सपोर्ट सर्विसेज अगर विड्रॉ होती हैं तो सॉफ्टवेयर भी जो है वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखें, लाइसेंस इंक्लूडिंग अ फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि सॉल्यूशन के साथ ही वो सर्विसेज भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली अगर मैं उसके बगैर वो यूज ना कर सकता होता तो ये क्या होना था, ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होनी थी। लेकिन चूंकि वो ऐसे नहीं है
इसलिए एंटी शुड नॉट ट्रीट इट एज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चलेंगे, कंडीशन सारी वही है सोल्यूशन की, ये जो पहले उसने बताई हैं ये बेसिकली दोनों के लिए हैं। ये उसको ऐसे नहीं उसे लिखना चाहिए था। इस पीछे जाओ जरा, क्वेश्चन में ए पार्ट इसने क्या किया हुआ है, गलत किया हुआ है। सर्विसेज प्रॉमिस टू कस्टमर आर टू बी, एक्चुअली ये ए पार्ट का है कि जी डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये ए पार्ट है और ये बेसिकली बी पार्ट है जिसके अंदर इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ईच अबव, ठीक है। अब आप जाके देखें जरा, ये उसने ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पहले डिफाइन किया हुआ है और बी के अंदर इन ईच ऑफ द अबव का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है। पीछे जाएं, इसको सही करें, ये जो पार्ट है जिसको बी लिखा हुआ है ये ए पार्ट है क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे हुआ, और ये क्या है, ये बी पार्ट है, ठीक है। ए पार्ट में थ्योरी है, डिफाइन किया हुआ है, और बी पार्ट में इन दोनों केसेस की जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो आइडेंटिफाई की हुई है। तो पहले की मैंने बताया कि ये सिंगल है, और दूसरे के अंदर हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सपोर्ट सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, हाउएवर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस is delivered before the other services and remain functional without update and technical support। ये वाला सेंटेंस है सारे इसका करेक्ट जो है कि जी ये रिमेन फंक्शन रहेगा विदाउट अपडेट एंड टेक्निकल सपोर्ट। फर्दर द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ द सर्विसेज ईदर ऑन देयर ओन और टुगेदर विद अदर सर्विसेज दैट आर रेडिली अवेलेबल, ठीक है। वो उसको चाहे तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करे, चाहे तो वो बाकी सर्विसेज अलहदा से भी ले सकता है। Thus, the entity's promise to transfer the goods or services is separately identifiable from other promises in the contract. Based on the above, the contract should not accounted for as a single performance obligation. इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिया जाना चाहिए। चलो पीछे जाओ जी, क्यों जी समझ आई है ये जो हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये जानना कि किस तरह से हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब उसका इंडिपेंडेंट यूज अगर हो सकता है तो वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और अगर ऐसे नहीं है तो फिर वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों जी ये क्लियर हुआ, जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं, थोड़े से लोग हैं। हेमंत समझ नहीं आ रही है आपको, हैंड नहीं रेज किया आपने हेमंत, या ज्वाइन करके इधर उधर सो रही हो। हेमंत आपने क्लास ज्वाइन की हुई है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं हैंड ही नहीं रेज कर रही, वो मेरी बात सुनेगी तो हैंड रेज करेगी। शी इज स्लीपिंग फॉर, ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे आगे चलते हैं। शो मस्ट गो ऑन। यस सर, आ रही है समझ। नहीं अभी आप जागी हैं तो आपको पता चला मैं पूछ रहा हूँ। नो सर, वो मेरा ये म्यूट नहीं हो रहा, लैपटॉप का इशू हुआ है कुछ दिनों से। इसको सही कराएं। जी सर। चलो जी क्लोज कर। अच्छा जी आगे जरा देखें हम क्वेश्चन अब कितने हैं। ठीक है, इसके शॉर्ट हो गए हमारे क्वेश्चन, हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए तो 21 तक जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये देखें 21, Stupa Limited sells electrical product at the following standalone prices, ठीक है जी, E1, E2, E3, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, दोनों कहता है इंडिपेंडेंट आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। SL offer to sell 1 unit of each of the above product for ₹90. Okay, SL regularly sell 1 unit each of E2 and E3 together 70। ये जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, 2 स्टेप डिस्काउंट एलोकेशन होनी है, क्योंकि उसके अंदर वो क्या है कि अल्टीमेटली ये मेरे पास आ रहा है E2 और E3 का जो कंबाइंड
वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 70,000 है। और ये हम रेगुलरली ये काम करते हैं, ये देखें SL रेगुलरली सेल्स। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डिस्काउंट इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल इनके तीनों के डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ दैट प्राइस जो है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, SL ऑफर टू सेल 1 यूनिट ऑफ E1 एंड 2 यूनिट ऑफ E3 फॉर 104। ये भी क्या है, ये भी अल्टीमेटली एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर इन्होंने ये दो प्रोडक्ट जो है वो बेचनी है। तो E3 के 2 यूनिट एंड 2 यूनिट्स ऑफ E3 फॉर ₹104,000, E1 और E3 का कम्बिनेशन है। तो अल्टीमेटली उसमें एक प्रोडक्ट निकाल लेंगे ना, ये E3 के 2 बन रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली उसको मतलब हम अलहदा से कैलकुलेशन उसकी कर लेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा ख्याल है, बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का है, ये जो आज, तो ये आपका होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया है, ये आपका होमवर्क है जी, एग्जाम्पल नंबर 21। ये जो मैंने आज 2 क्वेश्चन किए हैं वो दोनों इधर एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं विद सर्टन स्लाइड चेंजेस। तो पार्ट ए करना है, इसके अंदर आपने वो उनकी अलहदा से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट, एलोकेशन करनी जैसे हमने अभी आज क्वेश्चन किया है। और इसके बी पार्ट के अंदर क्या है कि हमने रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 if performance obligation under contract is satisfied over time, performance obligation under the contract is satisfied at a point in time, ठीक है। तो दोनों सूरतों में आपने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और सी पार्ट क्या है, द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड बाय कस्टमर अफेक्ट द एस्टिमेट ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, डिफाइन द टर्म ट्रांजैक्शन प्राइस। एंड ये अल्टीमेटली आपका थ्योरी का क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है और कौन सी चीज जो है ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट करती है। एक क्वेश्चन इनको और देना मैंने, पीछे जाओ जरा, पीछे जाओ और पीछे जाओ। तो 21वां क्वेश्चन आप लोगों ने घर से अटेम्प्ट करना है जी, नंबर 1। और पीछे जाओ ना, यहाँ से मैंने क्वेश्चन करवाया उससे आगे चलते। एक मिनट, एक आहिस्ता आहिस्ता यार, पीछे जाओ। ये क्वेश्चन हमने किया 13, आगे चलो आराम से जरा। 14 कार पेमेंट, नहीं ये नहीं करना अभी, आगे चलो जी। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 आप अटेम्प्ट करेंगे, एग्जांपल नंबर 15 ये आप अटेम्प्ट करके आएंगे। और बस जी 2 क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन नंबर वो जो 21 है और एग्जांपल नंबर 15, ये दोनों प्यारे बच्चों आपने अटेम्प्ट करके आनी है। जो बच्चे अभी साथ साथ काम करते जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला चैप्टर मुकम्मल होगा, उनकी तैयारी हो चुकी होगी। और जो अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे हैं वो फिर अल्लाह हाफ़िज़ उनका। कल मेरी क्लास होगी ग्रुप में, हम टाइम लगा देंगे उसका, दोपहर में कर लेंगे, ठीक है। तो इसी बहाने आप टाइम से उठ भी जाएंगे। सुबह सुबह नहीं करूँगा, मेरा ख्याल है 11 से 12 होगी, ठीक है। तो लेकिन ग्रुप में टाइम लग जाएगा। प्लीज़ 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 ये क्लासेस ज़रूर पढ़ें, आप अपना नुकसान कर रहे हैं जो लोग क्लास में पढ़। थैंक यू वेरी मच जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे जी। मोहम्मद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, वो ना क्वेश्चन नंबर 10 के ही मैंने एग्जांपल का पूछना था सर। उधर ना उन्होंने रेवेन्यू सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सिंपल एडजस्टिंग एंट्री डाली है। तो सर वो जो फिर मैंने आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया है, फिर उसी तरह उसको अच्छा, डील कर लेंगे। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जब आपने ईयर एंड के ऊपर क्या एंट्री डालेंगे, ठीक है ना, वो जी ईयर सर। एंड के ऊपर रेवेन्यू की एंट्री एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। रेगुलर एंट्री जो है वो तो जब कैश आया उस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करके क्या है डेबिट कर लिया। अब ईयर एंड के ऊपर एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो वो एक ही एंट्री बनेगी कि रेवेन्यू क्रेडिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जितना रेवेन्यू बनता है वो, इस वजह से उसने एक एंट्री की हुई, ठीक है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ईमान में रखे।